नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे को हो। खबर को खबर की तरह से नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में एक अनोखे लहजे और इसी के साथ साथ एक अलग अंदाज में बताएंगे, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोनाली हमारे इस खास कार्यक्रम की, और इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस कार्यक्रम के अंदर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजधानी नई दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर आप सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार देर रात नई वितरण नीति जारी कर दी है। और ये सोनाली मेरे को लगता है कि बेहद जरूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, चारों तरफ अफवाहें फैलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब लोग कालाबाजारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इस नीति का उद्देश्य पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर उद्देश्य है क्या। जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए सिलेंडरों की उपभोक्ता जो है सीधे तौर पर लोगों को मिल सके, उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और नई व्यवस्था के तहत दिल्ली में रोजाना सप्लाई होने वाली करीब 9,000 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों में से लगभग 20% यानी कि करीब 1800 सिलेंडर आवश्यक सेवाओं के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। अब ये जो कदम है, ये कदम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार उठाया गया है ताकि आवश्यक संस्थानों को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से प्रिया सोशल मीडिया पर इस तरीके के लगातार अफवाहें फैल रही हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है, अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग इंडक्शन की तरफ भाग रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब इस तरीके के मीम्स भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालांकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहों से आप दूर रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और साथ ही साथ सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर है। तो आपको बता दें कि 8 क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। जो नए दिशा निर्देश दिल्ली के लिए जारी किए गए हैं उसमें सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर वितरण के लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें सबसे ऊपर है शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट को इसमें सबसे ऊपर रखा गया है। और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट, सरकारी संस्थानों की कैंटीन, डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानों को सबसे प्राथमिकता में इसमें शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने बताया कि कौन कौन से जो है क्षेत्र रहने वाले हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपको बताते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी पर अब सीधे तौर पर सख्ती देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है अगर जमाखोरी की जाएगी तो सख्ती देखने को मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिलेंडरों की आपूर्ति पिछले 3 महीनों की औसत खपत के आधार पर की जाएगी और इसके साथ ही पहले बुकिंग पहले आपूर्ति प्रणाली लागू रहेगी। जिस तरीके से जो लागू की गई थी वही लागू रहेगी। देखा गया था पहले 21 दिन के अंदर जो सिलेंडर बुक होता था उसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया था। और वहीं जमाखोरी, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो लगातार निगरानी रखेगी क्या लोग कालाबाजारी तो नहीं कर रहे, स्टॉक तो इकट्ठा नहीं कर रहे। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से खबरें देखने को मिली, लंबी लंबी एजेंसियों के बाहर लाइनें नजर आई। ये हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में हड़बड़ाहट देखने को मिली और सरकार की तरफ से लगातार अलर्ट किया गया। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, अभी हमारे पास स्टॉक है, आपको सिलेंडर मिलेगा। और जो सिलेंडर की बुकिंग थी वो 21 दिन, उसको बढ़ाकर 25 दिन किया गया। ये सभी चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि लोग पेशेंस से काम कर सके, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, पर जिस तरीके से लाइनें देखने को मिल रही है उसका फायदा और लोग भी उठा रहे हैं, एजेंसियां भी उठा रही है। क्योंकि जिस तरीके से काफी खबरें सामने आ रही है सिलेंडर को ब्लैक में बेचा जा रहा है और एक्स्ट्रा प्राइसेस में बेचा जा रहा है और लोग भी हड़बड़ाहट में अब खरीद रहे हैं कि आने वाले समय में उनको परेशानी ना हो।
बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, कालाबाजारी देखने को मिल रही है, जमाखोरी देखने को मिल रही है। वैसे में जो अलग अलग गैस कंपनियां हैं और पेट्रोलियम विभाग, उनकी तरफ से खुद नंबर जारी किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो उन नंबरों का इस्तेमाल करके आप उन पर कॉल कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। कई केसेस तो ऐसे आ रहे हैं जहां पर अगर 9 से कुछ रुपए का सिलेंडर है तो उस सिलेंडर को 2000 में 3000 में बेच रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आप बचें, इसकी शिकायत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि प्रिया ने भी बताया कि सरकार की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अफवाहों से बचें, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है। और जिस तरीके से बस जो दिन है वो बढ़ाए गए, 21 दिन को अब 25 दिन किया गया है। और सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे आप बचिए। वहीं पर वैकल्पिक विकल्प अपनाने की भी अपील की जा रही है। सरकार ने संस्थानों से अपील की है कि वह अस्थायी रूप से इलेक्ट्रिक इंडक्शन, स्टीम कुकिंग सिस्टम और पीएनजी जैसे विकल्पों का वो उपयोग करें। और इसी के साथ साथ आम उपभोक्ताओं से भी कहा गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुकिंग करें जो तय समय सीमा है उसके हिसाब से, और अनावश्यक जो जमाखोरी है आप उससे बचें। अब किसे कितना कोटा मिलेगा वो भी जरा प्रिया हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, आप बात कर लेते हैं कोटे को लेकर। तो नई नीति के तहत 1800 आरक्षित कमर्शियल सिलेंडर का वितरण इस प्रकार होगा। किस तरीके से होगा वो आपको बताते हैं। रेस्टोरेंट और भोजनालय यानी कि 42% उनको दिया जाएगा, करीब 762 सिलेंडर। वहीं सरकारी संस्थान और साथ ही कैंटीन की बात कर लेते हैं तो 13%, लगभग 236 सिलेंडर। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की बात की जाए तो उनको 11% मिलेगा, करीब 200 सिलेंडर। और वहीं अब अस्पतालों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 11% यानी कि करीब 200 सिलेंडर। रेलवे और एयरपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फूड काफी देखा जाता है, उनको भी 11% दिया जाएगा, करीबन 200 सिलेंडर दिए जाएंगे। डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानों की बात की जाए तो यहाँ पर भी 11% दिया जाएगा, करीब 200 सिलेंडर। अब यहाँ पर सरकार का क्या कहना है सोनाली, ये भी जरूरी हो जाता है दर्शकों को बताना। और बेहद आप ध्यान से इस खबर को सुनिए, क्योंकि देखा जा रहा है लोग घबरा रहे हैं और घबराहट में सिलेंडर बुक कर रहे हैं। तो सरकार का यहाँ पर कहना है कि इस नीति से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा और जरूरी सेवाओं को गैस की कमी से राहत मिलेगी। पर सोनाली, सवाल यहाँ पर कई हो जाते हैं। जिस तरीके से लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर कमी नहीं है, आपके पास स्टॉक है, तो आप 21 दिन से 25 दिन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपके पास स्टॉक है तो जो सिलेंडर है वहां पे एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी सिलेंडरों को लेकर लाइन क्यों लग रही है? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं। सिलेंडर अभी से ब्लैक में क्यों मिल रहे हैं? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं। जो 800-900 का सिलेंडर है वो 2-3 हजार में क्यों मिल रहा है? और अब ये भी देखा जा रहा है, हम मार्केट्स में निकलते हैं तो काफी सारी दुकान है जो बंद हो गई है। सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस जो है वायरल हो रही है, और काफी ऐसे स्टॉल्स भी हैं जिन्होंने हर जो अपने प्राइस है उस पर 20-20, 30-30 रुपए बढ़ा दिए हैं। कारण दिया जा रहा है सिलेंडर के जो है रेट बढ़ गए हैं, सिलेंडर 3,000 में हमें मिल रहा है। इस तरीके की अफवाहें देखने को मिल रही है। इन सभी सवालों का हम आपको लगातार जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये सभी चीजें की गई है क्योंकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। अभी तो हमारे पास स्टॉक है, क्योंकि जिस तरीके से हालात मिडल ईस्ट में बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी एक बार फिर से गंभीर प्रदूषण के कारण चर्चा में है। नदी की सतह पर इन दिनों बर्फ जैसी दिखाई देने वाली सफेद झाग की मोटी परत नजर आ रही है। हालांकि ये बर्फ नहीं है, ये रासायनिक कचरे और प्रदूषण के कारण बना हुआ झाग है, जिससे पर्यावरण और साथ ही साथ लोगों की सेहत को लेकर के अब चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से ये तस्वीरें कोई नई तस्वीरें नहीं है, लगातार यमुना की तस्वीरें सामने आती हैं, झाग नजर आता है। हर बार सरकार के दावे भी देखने को मिलते हैं कि इस बार झाग खत्म कर देंगे। हम पिछली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार की, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी की अब बात करें, राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बयां करती है कि यमुना के क्या हालात हैं। और वहीं बात कर लेते हैं विशेषज्ञों की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर। तो विशेषज्ञों का कहना है
है कि ये झाग मुख्य रूप से डिटर्जेंट, औद्योगिक उपशिष्ट और साथ ही सीवरेज के पानी में मौजूद रसायनों के कारण बनता है। जब नदी में बड़ी मात्रा में गंदा पानी गिरता है और हवा का दबाव या बहाव पड़ता है तो ये रसायन जो है मिलकर झाग का रूप ले लेता है। और स्थानीय लोगों का कहना है उनको लगातार उनकी तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं दी जाती है। अगर हम भी यमुना के पास से गुजरते हैं तो हमारे भी जहन में ये आता है कि यमुना के हालात क्या हो गए हैं और कब यमुना के हालात सुधरेंगे। लगातार जनता की तरफ से ही यही बात उठाई जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। काफी समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि यमुना की सफाई कब होगी, कब यमुना झाग मुक्त होगी, ये सवाल लगातार उठता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब यमुना के हालात बदलेंगे। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिल्ली वासी तो अक्सर जो गुजरते हैं उनकी नजर तो पड़ती ही होंगी कि यमुना के हालात क्या हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर झाग इतना अधिक मात्रा में जमा हो गया है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो नदी पर बर्फ की चादर बिछ गई है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सोनाली देखिए, चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आप स्नो देख रहे हैं, लेकिन असल में ये झाग है। और जिस तरीके से जब सरकार बदली थी प्रिया, लोगों को कई तरीके की उम्मीदें थी प्रदूषण को लेकर के, यमुना सफाई को लेकर के। हालांकि छठ पूजा के टाइम पर देखा गया था जिस तरीके से बीजेपी सरकार की तरफ से इसके ऊपर काम किया गया था, ऐसा लगा कि शायद ये काम जो है चलता रहेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झाग दिख रहा है। अब ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। अब सेहत को लेकर के लोग कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। अब ये जो दृश्य है भले ही असामान्य लगता हो, लेकिन अगर वाकई में अगर बात करें तो ये बढ़ते प्रदूषण का खतरनाक संकेत है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है इसको लेकर के। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इससे जलीय जीवों के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सरकार और इसी के साथ साथ विभिन्न एजेंसियां पहले भी यमुना नदी की सफाई के लिए कई योजनाएं चला चुकी हैं, लेकिन उसका असर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सेहत को लेकर के लोग अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं और जो लोग यमुना का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं कि आखिर कब उन्हें ये झाग नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोनाली, सवाल अनेक हैं। अब यही है कि कब इन सवालों का जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा। जवाब तो वही है कि समाधान हो जाए, यमुना से झाग हट जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कब यमुना साफ होती हुई नजर आएगी, कब हमें यमुना पहली वाली यमुना देखने को मिलेगी कि क्लियर पानी है। अब ये देखते हैं, सवाल यही है जनता के मन में भी, हालांकि हमारे मन में भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम यमुना के हालात देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कब इसका समाधान होगा। और इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या पूरी तरह से अभी तक खत्म नहीं हुई है। और अब ये बात तो हमने प्रदूषण को लेकर कर ली, क्योंकि जिस तरीके से यमुना के हालात बन रहे हैं। सोनाली, अब आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अचानक दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया है, गर्मी कम हो गई है और हवा ठंडी लगने लगी है, तो आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। रविवार को कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली और इसी का असर है तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट अब दर्ज की गई है। और पिछले कुछ दिनों से जो तेज गर्मी महसूस हो रही थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई है। अगर बात कर ले मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी आज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल भी बूंदाबांदी देखने को मिली थी, ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब जो स्टार्टिंग मार्च की बात कर ले तो ऐसा लग रहा था कि हम अप्रैल में जून में हैं, लेकिन अब बारिश के बाद, बूंदाबांदी के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहाना हो गया है और एक बार फिर से वो ठंड का जो एहसास होता है, वो एहसास अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे घर से बाहर निकल रहे हैं या रात को 10-11 बजे के बाद अगर बाहर निकल रहे हैं, तो आपको वो हल्की ठंड की एहसास जरूर होगी। तो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के पीतमपुरा और आयानगर जैसे इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश और बादलों की वजह से पूरे इलाके का मौसम सुहाना हो गया है। अब
आगे क्या मौसम रहेगा वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार यानी कि आज और कल दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम ज्यादा शुष्क रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। तेज धूप भी नहीं पड़ेगी, मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल सोनाली, पर मुझे लगता है कि राहत भरी खबर है जिस तरीके से इतनी तेज धूप देखने को मिल रही थी और सभी के जहन में यही सवाल था कि इस बार ठंड इतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि देखा हमने फैब के मंथ में भी इतनी तेज धूप, मार्च का महीना शुरू हुआ उसमें भी चिलमिलाती गर्मी, इतनी तेज धूप और काफी लोग बीमार भी होने लगे थे, डिहाइड्रेशन होने लगी थी, कमजोरी वीकनेस होने लगी थी केवल मौसम की वजह से। पर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसका भी असर अब लोगों की सेहत पर तो पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से अब ढलना शुरू होने लगे थे, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल गया था, फैब से ही बदलना लगा था मुझे जितना लगता है। जैन में हाँ हल्की ठंड थी, पर फैब से बिल्कुल गर्मी देखने को मिल रही थी। पर इस बार जो है फिर से मौसम बदल गया है और बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, मंडे और ट्यूसडे मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। बुधवार की भी बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे को कैसा कुछ मौसम रहने वाला है, तो बुधवार को एक बार फिर मौसम बदल सकता है, जानकारी मिल रही है। उस दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हवाओं की बात की जाए तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कभी कभी ये रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, जिससे मौसम और भी ज्यादा ठंडा महसूस होगा। और कुल मिलाकर अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि मार्च के आखिर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी हद तक सुहाना बना रहेगा। सोनाली, मुझे जितना लगता है जिस तरीके से मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा होने वाला है कि पूरा मार्च इस तरीके से ठंडा रहेगा तो ये बेहद अच्छी खबर है। मुझे लगता है दिल्लीवासी भी इस खबर को सुनकर काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी तेज गर्मी देखने को मिल रही थी, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। सुबह सुबह हम उठते थे, अगर इवनिंग शिफ्ट करके जाते हैं 9-8 बजे, तो इतनी तेज धूप नजर आती थी। हाँ, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल बारिश देखने को मिली तो पूरा दिन मुझे लगता है ठंडक भरा रहा। हल्की धूप आई, पर उस धूप में गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, वो धूप अच्छी लग रही थी। और आज सुबह भी देखने को मिला, ठंडी हवा महसूस की, मौसम में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि मैं जिस तरीके से ऑफिस आ रही थी तो समय पर मैंने हल्की जैकेट पहनी हुई थी, नहीं तो मैं बिल्कुल समर के कपड़ों में आ गई थी। और मुझे लगता है सभी लोग बिल्कुल समर के कपड़ों में आ गए थे। और अब कहीं ना कहीं मौसम में जो चेंजेस हुए, ये काफी अच्छी खबर सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये मौसम पूरे मार्च तक ठंडा रहेगा या फिर उसी तरीके से चिलमिलाती गर्मी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, अब मार्च स्टार्टिंग की बात कर ले या फेब एंड की बात कर ले तो ऐसा लगा था कि पता नहीं अब मई जून जुलाई में क्या होगा। जब अभी इतनी गर्मी है तो आगे के दिनों में क्या होने वाला है, एसी काम करेगा नहीं काम करेगा, फ्रिज का पानी पीने से राहत मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे में कल बूंदाबांदी देखने को मिली और मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए, कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल सोनाली, और आपने एक चीज एनवायरनमेंट में महसूस की, मौसम बहुत क्लीन नजर आ रहा है। मैं सुबह आ रही, एकदम मौसम इतना साफ, इतना प्यारा मौसम हो गया है ना। बिल्कुल जो बादल हैं नीले नीले छाए हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बहुत टाइम बाद इतना साफ मौसम देखा है। हालांकि चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, और ये बात तो हमने मौसम को लेकर कर ली, अब आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। तो अगर आप रोज मेट्रो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी खास है और बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि भारत ने मेट्रो नेटवर्क के मामले में अब दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। चीन और अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश में मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से देखने को मिला है। बिल्कुल सोनाली, और एक अच्छी खबर भी है, अगर इस तरीके से विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं जो है देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, विकास होगा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तभी देश को माना जाता है कि काफी स्ट्रांग है। और ये भी कहा जाता है कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। वहीं आज भारत के 26 शहरों में मेट्रो नेटवर्क चल रहा है और इसकी कुल लंबाई 1143 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी देश के करोड़ों लोग अब रोजाना मेट्रो के जरिए अपने ऑफिस, कॉलेज और काम पर आसानी से पहुंच रहे हैं। अगर बात करें हम
रोजाना यात्रियों की, तो देश भर में मेट्रो में करीब 1.15 करोड़ लोग रोज सफर करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान दिल्ली मेट्रो का है। पर सोनाली, मुझे लगता है जिस तरीके से लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक से निजात मिल रही है और हम 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली से नोएडा आना है, तो हम 1 से 1.5 घंटा, मुझे लगता है मैक्सिमम लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता होगा, 1 से भी कम लगता होगा, जो लोग आसपास दिल्ली में मिडल साइड में रहते हैं। पर सवाल ये हो जाता है, अगर हम वर्किंग आवर्स में आते हैं तो मेट्रो में खड़े होने का भी स्पेस नहीं रहता है, इतनी भीड़ होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा मेट्रो का जो येलो लाइन की मैं बात करूं, 5 से 6 मिनट में जो मेट्रो आती है वो थोड़ी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी और भी राहत हो जाएगी। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि देश भर की मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों में से 55% से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते हैं, यानी आधे से ज्यादा मेट्रो में लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हम दिल्ली एनसीआर की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि राहत भरी खबर है, नोएडा से भी कनेक्ट है, बात में गुरुग्राम करूं, बल्लभगढ़ करूं, तो ये मेट्रो की कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ रही है और लोगों को सीधे तौर पर आसानी हो रही है और आधे से ज्यादा मेट्रो यात्री अकेले दिल्ली एनसीआर से आते हैं। ये खबर जिस तरीके से सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो उनको राहत है आने जाने में। बिल्कुल प्रिया, अब हाल ही में देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसमें पिंक लाइन और मेजेंटा लाइन के 2 नए हिस्से शामिल हैं और इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब दिल्ली एनसीआर में कुल मिलाकर लगभग 416 किलोमीटर लंबा नेटवर्क हो चुका है और यहाँ 300 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी के मुताबिक अगर हम बात करें प्रिया, तो दिल्ली मेट्रो में इस समय 343 ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेनें रोजाना लगभग 4500 से ज्यादा फेरे लगाती हैं, यानी कि 4500 से ज्यादा बार वो आती जाती हैं ताकि यात्रियों को कम से कम इंतजार करना पड़े। हालांकि आपने जिस तरीके से कहा कि आप येलो लाइन चले जाएं, मेजेंटा लाइन चले जाएं, बोटेनिकल गार्डन चले जाएं, पिंक लाइन पे चले जाएं, अगर आप उस समय पे जा रहे हैं जब पीक आवर है, जब ऑफिस जाने का समय है या ऑफिस से आने का समय है, तो खड़े रहने का भी जगह नहीं होता। हालांकि ये परेशानी है, लेकिन बात यह है कि लोग ट्रैफिक जाम से बच जाते हैं और घर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर पीक आवर में अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो फिर जो रास्ता आप 20 मिनट में तय करने वाले हैं वो शायद 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है सोनाली, क्या पता जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ रहा है, आप देखने वाली बात होगी समस्या को भी लेकर भी, क्योंकि जनता की तरफ से मुद्दा काफी उठाया जाता है जो रोजाना ट्रैवल करते हैं। और वहीं दिल्ली मेट्रो की एक और बड़ी खासियत है, उस खासियत को लेकर भी बात करते हैं, इसकी समय की पाबंदी। डीएमआरसी के अनुसार इसकी टाइमिंग जो है अप्रोक्स हम बात करें 99.9% है, और यानी मेट्रो लगभग तय समय पर ही स्टेशन पर पहुंचती है। चलिए, अभी बात तो हमने ट्रैवल को लेकर कर ली, राहत भरी खबरों को लेकर कर ली कि जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे सीधे तौर पर राहत जनता को मिल रही है। अब इसी के साथ सोनाली, हम खबरों में भी आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो दिल्ली में इलाज को लेकर अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर ये योजना लागू हो गई तो राजधानी में एम्स की तरह एक बड़ा सुपर मेडिकल हब बन सकता है। तो दरअसल दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई है और इसमें कौन कौन से अस्पताल शामिल है ये भी हम आपको बता देते हैं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, इसके साथ साथ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो सरकार की योजना है कि इन तीनों अस्पताल को मिलाकर एम्स की तर्ज पर एक इंटीग्रेटेड मेडिकल हब बनाया जाए ताकि मरीजों को एक ही जगह पर कई तरह के सुपर स्पेशलिटी इलाज मिल सके। अब इस योजना की जानकारी की अगर हम बात करें तो इस योजना की जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और एक सवाल ये भी है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो भी जरा बता दीजिए कि ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी।
बिल्कुल, और असल में अभी स्थिति ये है कि जीटीबी अस्पताल में मरीजों का बोझ जो है जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये अस्पताल करीब 1400 बेड के लिए बना था, और लेकिन अभी 1500 से ज्यादा बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। और हर साल यहाँ 14 लाख से ज्यादा ओपीडी मरीज आते हैं और लगभग 95,000 मरीज भर्ती होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 650 बेड की क्षमता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ लगभग 250 बेड ही इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि वहां का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार इन तीनों अस्पतालों को एकीकृत सिस्टम में जोड़ना चाहती है। यानी कि एक साथ तीनों अस्पतालों को अब सरकार जो है जोड़ना चाहती है। अब इसका क्या फायदा होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो फायदा है वो ये है कि मरीजों को एक ही मेडिकल नेटवर्क के अंदर बेहतर इलाज मिल सकेगा, और इसी के साथ साथ दूसरा फायदा यह है कि डॉक्टरों, विशेषज्ञों और महंगे मेडिकल उपकरणों को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसी के साथ साथ जो तीसरा फायदा ये है कि सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधाएं ज्यादा व्यवस्थित तरीके से मरीजों तक पहुंचेगी, जिससे दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने की योजना बना रहे हैं, और उसके तहत जो है सीधे तौर पर मुझे लगता है कि मरीजों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और जिस तरीके से इसको लेकर अब सरकार काम कर रही है। अब इसके साथ हम आगे भी बात कर लेते हैं। सोनाली, ये बात तो हमने अस्पतालों को लेकर कर ली, अब हम बात करने वाले हैं सोने चांदी को लेकर। मुझे लगता है कि देश भर में सभी की नजरें अभी फिलहाल सोने चांदी पर टिकी हुई हैं, तो सोने और चांदी की जो है जिस तरीके से कीमतों में लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, अब आपकी भी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल दामों में गिरावट दर्ज की गई है, बढ़ोतरी। सबसे पहले तो दाम देखिए, सोने के जो दाम है वो है 1,59,810 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात की जाए तो 2,75,000 रुपए पर किलो है। तो ये दोनों दाम आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। अब शादियों का भी सीजन जल्द ही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोग खरीदारी कर रहे होंगे, और मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं और जिनके घर में शादी है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, वो तो इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये बात हमने सोने चांदी को लेकर कर ली। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए, और पहले आज आप कीमतें जान लीजिए। आज पेट्रोल डीजल की क्या दाम है, हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बात की जाए, पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर, वहीं डीजल है 87.67 पर लीटर, सीएनजी है 77.09 पर केजी। नोएडा की बात करें तो उसकी कीमत है 94.74 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम क्या है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम तीनों जगहों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की क्या कीमतें हैं ये हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ठीक है, हमने दिल्ली को लेकर तमाम अपडेट्स आपको दिए। फिलहाल इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।